आपके पैसे का मालिक कौन है? बैंक है, गवर्नमेंट है, कंपनीज हैं या फिर खुद आप हैं? यानी कि जो 100 रुपए की असली कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आज सुबह आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। मान लेते हैं आपकी सैलरी है 30,000 रुपये। आप सोचते हैं ये 30,000 मेरे हैं, ये 30,000 जो आए हैं आपके अकाउंट में वो आपकी सैलरी है, वो आपकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 30,000 की जर्नी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा कि इस 30,000 की जर्नी आपके अकाउंट तक पहुंचकर खत्म हो जाती है। इस 30,000 की जो जर्नी है यहीं से इसकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। जी हाँ, यहीं से इसकी असली जर्नी शुरू होती है। आपका पैसा बैंक में जाता है, फिर आप उसी पैसे से रेंट देते हैं, फूड खरीदते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ईएमआई भरते हैं, इसके साथ में यूपीआई से पेमेंट करते हैं। इसके साथ साथ आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं। किसी कंपनी का प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, इसके साथ में कंपनी को रेवेन्यू भी मिलता है और साथ में जो है बैंक लोन भी देता है। अब वहीं पर कोई जो दूसरा व्यक्ति है उस लोन से घर खरीदता है, उस घर से जो है बिल्डर कमाता है, बिल्डर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, एम्प्लॉयज़ फिर उसी पैसे से सामान खरीदता है, गवर्नमेंट फिर टैक्सेस कलेक्ट करती है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहता है। ये सारी चीज़ें शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आगे जैसे वीडियो को आप और कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि आपके 100 रुपये की इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू कौन कैप्चर करता है? क्या वो आप हैं, या फिर आपका बैंक है जिसके अंदर आपकी सैलरी आई है, या फिर गवर्नमेंट है, या फिर कंपनीज हैं, या कंपनी है, या फिर कोई इन्वेस्टर है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है? आज इस वीडियो में हम एक सिर्फ 100 रुपये की मदद से समझेंगे कि पैसा वास्तव में इकोनॉमी के अंदर कैसे घूमता है। यानी कि आपका जो 100 रुपया है वो कैसे इकोनॉमी के अंदर घूमता है, इसको मैं आपको डीप में समझाने वाला हूँ। बैंक कहाँ कमाता है, गवर्नमेंट कहाँ कमाती है, इसके साथ में जो है जो कंपनीज हैं, कंपनीज कैसे पैसा कमाती हैं, आखिर सबसे ज़्यादा वेल्थ किसके पास जमा होती है। इस चीज़ का भी आंसर आज आपको मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैसा उस 100 रुपये में आपसे कौन कमाता है। ये जानना आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंडिया के अंदर रहना कि आप किसको कितना पैसा कमा रहे हो अपने पैसे से, कि आपके 100 रुपये से कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है। क्या बैंक कमा रहा है, या आप कमा रहे हैं, या कंपनीज कमा रही हैं, या फिर इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में हम एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद आपके पैसे को देखने का जो तरीका है उसे बदल देगी। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन से एक सिंपल फाइनेंशियल इक्वेशन सिखाई जाती है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। लेकिन असली इकोनॉमी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपके वैलेट में नहीं रहता है, वह लगातार मूव करता है। जैसे कि आप सैलरी लेते हैं, उसके बाद आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बाई करते हैं, फिर आप कंपनी को पेमेंट करते हैं, कंपनी सप्लायर को पेमेंट करती है, इसके साथ में सप्लायर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, एम्प्लॉई बैंक में पैसा रखता है, बैंक उस फाइनेंशियल सिस्टम में डिपॉजिट्स और क्रेडिट के जरिए काम करता है, और साथ में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट वही रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर में लगाती है, जैसे कि रोड निर्माण या हाईवे निर्माण, या फिर जो है किसी सिटी को डेवलप करने का काम हो, कहीं पर जो है फ्लैट बनाने का काम हो, कहीं पर जो है कहीं पर जो है कॉलोनी बसाने का काम हो। ये सारा काम जो है गवर्नमेंट करती है उसी पैसे से। यानी कि वो आपके लिए सिस्टम बनाती है और बिजनेसेस फिर उसी इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यानी कि मान चलिए गवर्नमेंट जो है कहीं पर रोड या हाईवे निर्माण कर रही है, तो वहाँ पर जो भी मटेरियल लग रहा है उस मटेरियल को किसी के द्वारा खरीदा जा रहा है, कोई इसको बेच रहा है, कोई इसको खरीद रहा है, और वहाँ पर जो है कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, कई सारी मशीनरीज काम कर रही हैं, कई सारी कंपनीज वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रही हैं। ऐसे ही कहीं पर जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ा फ्लैट बन रहा है, उसे गवर्नमेंट बना रही है लोगों को रहने के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ हो रहा है। इसके साथ में किराना शॉप आप ले लीजिए, ग्रोसरी शॉप कैसे चलती है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं, वो बिकते हैं, उससे पैसा कलेक्ट होता है, वो पैसा जो है दुकानदार अपने पास रखता है, आगे सप्लायर को देता है, सप्लायर आगे कंपनी को देता है, कंपनी उससे सैलरीज देती हैं, अपने खर्चे निकालती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट बिकता है उस पर भी टैक्स लेती है। इसके साथ में जब एम्प्लॉई दोबारा से ग्रोसरी से आइटम खरीदता है या कोई भी सामान खरीदता है तो उस पर जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो ये जो एक सर्कल है, ये पूरा सारी चीज़ जो है एस्टिस चलती रहती है। यानी आपका पैसा एक जगह बैठा नहीं रहता है, आपका पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, वह इकोनॉमी के अंदर घूमता रहता है। और इसी मूवमेंट में अलग अलग प्लेयर वैल्यू क्रिएट भी करते हैं, रेवेन्यू भी कमाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी को इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा दिखाई देता है, जो कि है अपनी सैलरी और अपना खर्च। बाकी जो सिस्टम है वो पर्दे के पीछे चलता रहता है। बात करते हैं उस कॉन्टेस्ट की जो कि 100 रुपये को फॉलो करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, आप उस 100 रुपये से ग्रोसरी शॉप से सामान खरीदते हैं। अब आपके पास 100 रुपये कम हो गए, लेकिन क्या यहाँ पर 100 रुपये इकोनॉमी से गायब हो गए? बिल्कुल नहीं। आपके लिए वह खर्च था, लेकिन दुकानदार के लिए वही 100 रुपये उसका रेवेन्यू बन गया। अब वही दुकानदार उस 100 रुपये से होलसेलर को पेमेंट करता है और होलसेलर के लिए वो रेवेन्यू बन जाता है।
अब होलसेलर मैन्युफैक्चर को पेमेंट करता है, जैसे कोई कंपनीज है, जैसे मान चलिए पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी को पेमेंट करता है होलसेलर, यानी कि पार्ले जी कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है, तो जो उसका होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करता है। मैन्युफैक्चरर के लिए रेवेन्यू फर्स्ट है, यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए भी वो एक तरह से रेवेन्यू ही है। और फिर जब मैन्युफैक्चरर उस पैसे को लेता है तो उस पैसे को जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के रूप में देता है, उसके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पर खर्च करता है। अब वो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए उसकी इनकम हुई, तो वहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ के पास इनकम आती है तो एम्प्लॉयज़ फिर वही पैसा किसी दूसरी चीज़ पर खर्च करता है, यानी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय फिर उसी पैसे को किसी दूसरी चीज़ पर खर्च करता है कि, और फिर वही 100 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाता है, यानी कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम बन सकता है। यही इकोनॉमी की बेसिक सर्कुलेशन है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर नहीं होते हैं। इसके आसपास बैंक्स भी होते हैं, पेमेंट सिस्टम भी है, गवर्नमेंट भी है, कंपनीज भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं और इन्वेस्टर्स भी आते हैं। और इसके साथ साथ कई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। और फिर अब धीरे धीरे इन सभी के लेयर्स खोलते हैं कि आखिर ये पैसा जो है आपका कहाँ पर कैसे कैसे घूमता है। नंबर्स और डेटा को अगर ध्यान में रखकर इस चीज़ को देखें कि भारत की मनी मशीन कितनी बड़ी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ पर कैसे कैसे जो है खर्च होता है, और ये पैसा किस तरीके से इकोनॉमी को जो है इकोनॉमी के अंदर ही घूमता रहता है। देखिए, जी हाँ, सबसे पहले आप डिजिटल पेमेंट को देखिए। भारत में यूपीआई को लॉन्च हुए लगभग 1 दशक हो चुका है, यानी करीब 10 साल हो चुके हैं। 25-26 में यूपीआई पर लगभग 24,161.69 करोड़ ट्रांजेक्शन हुई हैं। इनकी कुल वैल्यू लगभग 314 लाख करोड़ रुपए है। मार्च 2026 तक यूपीआई पर 703 बैंक ऑलरेडी लाइव थे, यानी जून 2026 तक करीब करीब जो है करीब करीब 55.49 करोड़ यूजर्स एक्टिव थे। करीब 55.5 करोड़ यूजर्स एक्टिव थे। जब करोड़ों लोग हर दिन डिजिटल तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हों, तो पैसा फिजिकली कहीं नहीं जा रहा है, वह डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में फाइनेंशियली सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीआई खुद आपका पैसा ऑन कर रहा है। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाता है। इस मॉडर्न इकोनॉमी में मनी का फ्लो कितना डिजिटल हो चुका है, ये चीज़ दिखाता है, और इसके साथ में रिकॉर्ड भी बताता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट। आपके 100 रुपये में गवर्नमेंट कहाँ आती है? अब मान लेते हैं आपने 100 रुपये का कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट खरीदा, उस ट्रांजेक्शन पर एप्लीकेबल टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार गवर्नमेंट को टैक्स मिल सकता है। भारत के यूनियन बजट 2026-27 के एस्टिमेट में कॉरपोरेशन टैक्स के लगभग 12.31 लाख करोड़ और इनकम टैक्स अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स के लिए लगभग 14.66 लाख करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट रखा गया है, और जीएसटी के लिए लगभग 10.19 लाख करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 100 रुपये की परचेस से गवर्नमेंट को सीधे फिक्स परसेंटेज मिलता है। इसमें जो है टैक्स, प्रोडक्ट, इनकम, ट्रांजैक्शन और एप्लीकेबल रूल पर डिपेंड करता है कि उस पर जो है कितना टैक्स या कितना पैसा जो है गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रॉडर पिक्चर ये है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के फ्लो से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और फिर उसी रेवेन्यू का इस्तेमाल रोड बनाने के लिए, इंडियन रेलवे को डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए खर्च करती है। डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पुलिस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मदद करती है, और ज़्यादा व्यापक रूप से और ज़्यादा आगे बढ़ाती है। इसके साथ में जो है एजुकेशन सिस्टम को सुधार करती है, नए नए स्कूल्स, कॉलेजेस बनाती है। इसके साथ में जो है हेल्थ केयर का निर्माण करती है, जैसे नया हॉस्पिटल हो गया, या मोहल्ला क्लिनिक हो गई, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे दवाइयों की जो कंपनीज हैं उनमें कौन सी जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उस पर जो है टैक्स कम करती है, या उन दवाइयों को जो है टैक्स फ्री करती है सरकार। इसके साथ में उसी पैसे में से सब्सिडी भी देती है। इसके साथ में गवर्नमेंट सैलरीज भी पे करती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको। इसके साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उस पैसे का योगदान होता है। इस पैसे का दूसरे पब्लिक एक्सपेंडिचर पर भी खर्च किया जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ पैसा लेने वाली एंटिटी नहीं है, इसलिए वह इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्पेंडर भी है। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, जो कि है बैंक। क्या बैंक आपका पैसा खा जाता है? आपको भी ऐसा लगता होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर आपका पैसा बैंक खाता है या फिर आपके पैसे को जो है बैंक ग्रो करता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। क्या इसका मतलब बैंक ने आपका 1 लाख रुपए खरीद लिया है? नहीं। बैंक डिपॉजिट के पीछे डिपॉजिटर और बैंक के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है कि आपके लिए डिपॉजिट एक फाइनेंशियल एसेट क्लेम है। बैंक के बैलेंस शीट में वही डिपॉजिट उसकी लायबिलिटी होती है। अब सवाल ये है कि आखिर बैंक पैसा कहाँ कमाती है? बैंक का एक मेजर बिजनेस मॉडल है बोरोइंग ऑब्लिक लायबिलिटी और लेंडिंग एसेट के बीच फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का। जी हाँ, बोरोइंग ऑब्लिक लायबिलिटीज और लेंडिंग ऑब्लिक एसेट के बीच फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और फिर लोन और दूसरे एसेट में फंड्स डिप्लॉय करता है।
लोन पर इंटरेस्ट मिलता है, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, बैंकिंग सर्विसेज से मिलने वाली इनकम बैंक की अर्निंग का हिस्सा बनेगी। बैंक पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट करने वाले फाइनेंशियल मिडिल मैन में से एक है, जो कि आपके पैसे को इकोनॉमी में घुमाता है, जो कि आपके पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। लेकिन यह कहना गलत होगा, बैंक आपके डिपॉजिट को उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति को वैसे ही एग्जैक्ट पैसा दे देता है। ये चीज़ गलत है। आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद बैंक आपके पैसे को डिपॉजिट कर लेता है, उसके लिए लायबिलिटीज बन जाता है आपका पैसा, और आपके लिए एक असेट क्लेम बन जाता है। और उस पैसे का इस्तेमाल करके बैंक आगे जो है लोन प्रोवाइड करती है, और उस लोन से जो भी इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट का कुछ परसेंट जो कि आपसे वादा किया गया है, वो पैसा इंटरेस्ट के रूप में आपको पे करता है। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक अपने पास रखता है, और बाकी सर्विसेज से जो पैसा आता है वो बैंक का जो है एक तरह से इनकम होती है। मॉडर्न बैंकिंग और मनी क्रिएशन इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैंक डिपॉजिट्स, लोन, कैपिटल, लिक्विडिटी और इसके साथ में जो है रेगुलेटरी, इसमें बैंक डिपॉजिट्स, लोन, कैपिटल, लिक्विडिटी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करते हैं। यानी बैंक का बिजनेस सिर्फ आपका पैसा रखना नहीं है, बैंक का असली बिजनेस है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, क्रेडिट, पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज को सुचारू रूप से जारी रखना। क्रेडिट, असली गेम यहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, क्रेडिट का मतलब है अब सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है क्रेडिट, यानी कि जो असली गेम है वो यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 5 लाख की सेविंग है, दूसरे व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम दोनों को कनेक्ट कर देता है तो सेविंग्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी को फाइनेंस कर सकती है। यही क्रेडिट इकोनॉमी का रोल आता है। इसके बाद बिजनेस लोन लेता है, बिजनेस उसी पैसे से मशीनरीज खरीदता है, मशीन से प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से सेल्स होती है, और फिर जो है सेल्स से रेवेन्यू आता है, और उसी रेवेन्यू से एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जाती हैं। एम्प्लॉयज़ फिर उसी पैसे से स्पेंडिंग करते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ पर क्रेडिट सिर्फ डेट नहीं है। प्रोडक्टिव क्रेडिट इकोनॉमी एक्टिविटी को फाइनेंस भी कर सकता है, लेकिन यह क्रेडिट अगर गलत जगह इस्तेमाल हो तो वह प्रॉब्लम भी बन सकता है। उस पर भी थोड़ी देर में आगे हम आएंगे। तो सबसे बैंक है, बैंक अपने हिसाब से सही काम करता है। एक व्यक्ति से पैसा लेता है, दूसरे व्यक्ति को जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। सीधे मतलब में आप ये समझिए। सातवां जो पॉइंट है वो है कंपनीज। कंपनीज आपके पैसे से पैसा कैसे बनाती हैं ये भी समझ लेते हैं। अब सोचिए जरा, आपने जो है 30,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीदा। आपके लिए एक्सपेंस 30,000 रुपये था, कंपनी के लिए रेवेन्यू 30,000 रुपये है। लेकिन वहीं पर कंपनी के लिए 30,000 पूरा प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ रेवेन्यू है। उसे इसमें रॉ मटेरियल के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, फैक्ट्रीज के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, और इसके साथ में जो रेंट वगैरह होंगे उसके लिए पैसा निकालना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देना पड़ेगा। इसके साथ में लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी, इसके साथ में रेंट, इंटरेस्ट और टैक्स भी पैसा निकालना पड़ेगा, और दूसरे कॉस्ट भी देने पड़ेंगे। इसके साथ में जो पैसा बच जाता है वह उसका प्रॉफिट हो सकता है, और फिर उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है कंपनी दोबारा से जो है री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनीज के अंदर। इसके साथ साथ उसका जो डेट है वो रीपे हो सकता है। इसके साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल सकता है। इसके साथ साथ उस पैसों में से जिनके पास उस कंपनी का शेयर है उनको उस शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड मिल सकता है, या कंपनी कैश रिटेन कर सकती है। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है। यह डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। एक आम इंसान जो 30,000 रुपये का फ़ोन खरीदता है वो सोचता है कंपनी ने 30,000 रुपये ले लिया और 30,000 कंपनी का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है। कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों को काटने के बाद, उन खर्चों को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से भी कुछ पैसा जो है री इन्वेस्ट करती है कंपनी, और कुछ पैसा अपना जो है प्रॉफिट के तौर पर साइड रखती है। यानी कंपनी को जो 30,000 रुपये मिले, उस 30,000 रुपये में से सारे एक्सपेंस निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट कहा जा सकता है। और उस प्रॉफिट में से जो पैसा वापस से कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है, और जो पैसा कुछ पैसा जो है कंपनी अपने प्रॉफिट का वो साइड में निकाल कर रख लेती हैं मुश्किल टाइम के लिए। आठवां जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर होता है वो भी कई मामलों में जो है पैसे कमाता है। असली वेल्थ यहाँ बदल सकती है आता है। जी हाँ, आप कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, इन्वेस्टर। मान लीजिए एक कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, उसकी अर्निंग बढ़ती है, लोग उसकी फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा करते हैं, कंपनी लिस्टेड है तो उसके शेयर की मार्केट वैल्यू भी बदल सकती है। अगर आपने उस कंपनी के शेयर ऑन किए, यानी कि आपने अगर उस कंपनी के शेयर में अगर इन्वेस्ट किया, उस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करके शेयर बाई किया तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इनकम कमाने वाला और असेट ऑन करने वाला व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। एम्प्लॉय सैलरी कमाता है, बिजनेस ओनर बिजनेस ऑन करता है। इसके साथ में शेयर होल्डर कंपनी का एक छोटा सा ऑनरशिप स्टेक रख सकता है। प्रॉपर्टी ओनर असेट ऑन करता है। बॉन्ड इन्वेस्टर लैंडिंग क्लेम रखता है। इसलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ की कहानी सिर्फ कितना कमाते हो नहीं है, आप क्या ऑन करते हैं।
9वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक 30,000 सैलरी वाले व्यक्ति की पूरी कहानी आखिर इन सब के बीच कैसे चलती है। अगर वापस राहुल पर आते हैं तो राहुल की जो सैलरी है वो 30,000 रुपये पर मंथ है। मान लेते हैं 10,000 रुपये घर का रेंट हो गया, इसके साथ में 6,000 रुपये उसने फूड पर खर्च कर दिए, 3,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए महीने का, और 2,000 रुपये उसने मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी बिल पर खर्च कर दिए। इसके साथ में 4,000 रुपये उसकी बाइक की EMI जाती है, 2,000 रुपये वो अपने एंटरटेनमेंट के तौर पर खर्च करता है। इसके साथ में 3,000 रुपये जब बचते हैं, अब राहुल के लिए 30,000 एक इनकम जरूर है, लेकिन इकोनॉमी के लिए 30,000 के कई अलग अलग प्लेयर की इनकम बन सकती है। जी हाँ, वो 30,000 कई अलग अलग प्लेयर की इनकम हो सकती है। उसके एम्प्लॉयर के लिए वो 30,000 रुपये की सैलरी थी, बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है, लैंडलॉर्ड के लिए रेंटल इनकम हो सकती है, इसके साथ में शॉपकीपर के लिए सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, बैंक के लिए लोन रिपेमेंट फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल टैक्सेस रेवेन्यू हो सकता है, कंपनीज के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज रेवेन्यू हो सकता है। यानी कि वही पैसा जो है अलग अलग फेस में रेवेन्यू और इनकम का जरिया हो सकता है अलग अलग प्लेयर्स का। यानी एक ही 30,000 अलग अलग लोगों की बैलेंस शीट में अलग अलग रूप ले सकता है। अब 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है आखिर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा इन सब में कौन कमाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आखिर सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, क्या बैंक ज़्यादा पैसा कमाता है, या फिर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा कमाती है, या फिर कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है। लेकिन इसका कोई यूनिवर्सल सिंगल आंसर नहीं है कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा का मतलब है रेवेन्यू, प्रॉफिट, टैक्स कलेक्शन और इंटरेस्ट इनकम, मार्केट वैल्यू, इसके साथ में जो है वेल्थ, कैश फ्लो। अगर आप गवर्नमेंट को देखें तो टैक्स कलेक्शन बहुत बड़े हैं। अगर कंपनीज को देखें तो कुछ कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है। बैंक को देखें तो इंटरेस्ट इनकम और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा होती है। और अगर हम इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो वहाँ पर जो है एसेट एप्रिसिएशन से वेल्थ बढ़ती है और बढ़ भी सकती है। और अगर हम एक बिजनेस ओनर को देखें तो बिजनेस ओनरशिप से वेल्थ एक्युमुलेट होती है, यानी कि वहाँ पर जो है आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है, एक्युमुलेट होती चली जाती है। इसलिए इसका असली आंसर ये है कि पैसा कमाने का सबसे पावरफुल तरीका केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि वैल्यू प्रोड्यूसिंग असेट ऑन करना भी है। 11th जो पॉइंट है वो ये है कि सैलरी वर्सेस असेट, असली डिफरेंस कहाँ आता है आखिर। मान लीजिए 2 लोग हैं, व्यक्ति ये सैलरी उसकी जो है 50,000 मंथली है, वह पूरा पैसा खर्च कर देता है। वहीं पर जो व्यक्ति बी है वो व्यक्ति जो है उसकी सैलरी आती है 50,000 रुपये मंथली, लेकिन वह हर महीने 10,000 प्रोडक्टिव असेट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर या फिर लैंड बाई करने में। अब दोनों की इनकम तो सेम है, लेकिन कुछ साल बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग हो सकती है। क्यों अलग हो सकती है? क्योंकि जो बी पर्सन है वो जो है 10,000 रुपये अपने इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो ए पर्सन है वो पूरा पैसा अपना जो है खर्च कर देता है, क्योंकि बी के इनकम के अलावा उसके एसेट भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और एसेट फ्यूचर में इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंट, इसके साथ में बिजनेस इनकम जैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता कि आपको इतना मंथली मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट लिंक्ड असेट में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का फंडामेंटल डिफरेंस यही है। इनकम आपको पैसा देती है, ऑनरशिप आपको वेल्थ बिल्डिंग एक्सपोजर देती है। आते हैं 12 पॉइंट, ये है कि रिस्क और डिसएडवांटेज आखिर कहाँ पर है। अब तक आपको उस कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन अब इसका जो इस सिस्टम का जो सीरियस रिस्क है वो भी आप सुन लीजिए। रिस्क नंबर 1, डेट ट्रैप। जी हाँ, अगर आप प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेते हैं और इनकम जनरेट करते हैं तो डेट यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार कंजप्शन के लिए डेट लेते रहें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, BNPL है, और जो आपका कंज्यूमर लोन है, फ्यूचर इनकम पहले ही आज खर्च हो जाती है। यानी कि जो आपकी सैलरी आती है, EMI जाती है, और फिर जो है इंटरेस्ट जाता है, इसके साथ में सेविंग कम हो जाती है। रिस्क नंबर 2, एसेट ऑनरशिप गैप कहाँ पर आखिर। 2 लोगों की सैलरी समान हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस और बॉन्ड्स, इसके साथ में फंड्स जैसे असेट हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ इनकम इक्वलिटी नहीं है, असेट ऑनरशिप इन इक्वलिटी भी महत्वपूर्ण है। रिस्क नंबर 3, फाइनेंशियल सिस्टम का ब्लाइंड ट्रस्ट। जी हाँ, बैंक जरूरी है, इसके साथ में गवर्नमेंट भी जरूरी है, कंपनीज भी जरूरी है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी जरूरी है, लेकिन किसी भी सिस्टम पर ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है आपके लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ है, आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप कितना टैक्स दे रहे हैं, आप किस असेट को ऑन करते हैं, आपकी लायबिलिटी कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अगर आपकी इनकम 6 महीने के लिए बंद हो जाए तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम सर्वाइव कैसे करेगा। रिस्क नंबर 4, डिजिटल डिपेंडेंसी। जी हाँ, आज 100 रुपये कैश फिजिकली आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में आपका पैसा बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम या नेटवर्क या फिर जो है अपना ऑथेंटिकेशन में या टेक्नोलॉजी में
ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीआई का जो स्केल है वो बहुत बड़ा हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में करीब 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। इसका फायदा ट्रमेंडस है, लेकिन जितना ज़्यादा सिस्टम डिजिटल होगा उतना ही साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और रियलिस्टिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्ट्री आखिर है क्या? अब पूरी कहानी को एक बार फिर देखते हैं। आप सैलरी कमाते हैं, बैंक में रखते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। आप कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंपनीज रेवेन्यू कमाती हैं। इसके साथ में जो है कंपनी एम्प्लॉइज़ और सप्लायर को पेमेंट करती हैं, बैंक क्रेडिट देता है और फिर बिजनेस एक्सपेंड करता है। वापस से जो है इन्वेस्टर असेट ऑन करता है और फिर जो है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर्स पर, पब्लिक सर्विसेज पर पैसा खर्च करती है और फिर पैसा वापस इकोनॉमी में घूमता है। इसलिए इकोनॉमी में पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता है, वह लगातार जो है ट्रांसफ़र, इनकम, रेवेन्यू, टैक्स, क्रेडिट और जो है इन्वेस्टमेंट, इसके साथ में एसेट के रूप में अलग अलग लोगों और इंस्टीट्यूशंस के बीच में मूव करता रहता है। लेकिन असली पावर कहाँ है? अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। पैसे की दुनिया में पावर सिर्फ उस व्यक्ति के पास नहीं होती जिसके पास सबसे ज़्यादा कैश है। पावर कई जगह हो सकती है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास एसेट है, जिसके पास बिजनेस ओनरशिप है, इसके साथ में जिसके पास क्रेडिट एक्सेस है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जिसके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। यानी फ्यूचर के लिए ये सवाल मत पूछिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ, बल्कि ये पूछिए कि मैं किस चीज़ का मालिक बन रहा हूँ। कंक्लूजन है वो ये है कि आपके पैसे का असली मालिक आखिर है कौन? आपके पैसे का आखिर मालिक कौन है? क्या बैंक है? पूरी तरह से नहीं है। क्या गवर्नमेंट है? वो भी पूरी तरह से नहीं है। क्या कंपनीज है? क्या आप हैं? क्या आप हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन के साथ, क्योंकि आपका पैसा आपका होने के बावजूद उसका इकोनॉमिक जर्नी अकेले आपके हाथ में नहीं होता है। आपका पैसा बैंकिंग सिस्टम से गुजरता है, आप टैक्स देते हैं, आप कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसके साथ में आप क्रेडिट लेते हैं और आप एसेट ऑन करते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए असली सवाल ये है कि मेरे पैसे का मालिक आखिर कौन है? असल सवाल है मेरे पैसे की वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है। आप ये सोचिए, आपके पैसे की वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है, कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है और उस वैल्यू का सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जमा हो रहा है। और इस सवाल का जवाब समझना ही फाइनेंशियल लिटरेसी का अगला लेवल है। अगली बार आपके अकाउंट में 100 रुपये आए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ये सोचिए कि ये 100 रुपये कहाँ से आया है, किसने वैल्यू क्रिएट की है, किस कंपनी तक जाएगा, कितना टैक्स लगेगा, किस बैंक के थ्रू जाएगा, क्या यह किसी लोन को रीपे करेगा, क्या यह किसी बिजनेस का रेवेन्यू बनेगा, क्या यह 100 रुपये किसी एसेट में इन्वेस्ट होकर फ्यूचर में मेरे लिए इनकम पैदा करेगा। क्योंकि गरीबी और अमीरी के बीच में सिर्फ इनकम का फ़र्क नहीं होता है, कई बार फ़र्क यह भी होता है कि आप पैसे को सिर्फ खर्च करते हैं या पैसे को प्रोडक्टिव एसेट में काम करने देते हैं। अब बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।